हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश चंद चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, बारापत्थर, सिवनी, मध्य प्रदेश से। आज हम इतिहास के अंतर्गत मौर्योत्तर काल भाग 4 में कुषाण वंश के संबंध में पढ़ेंगे। इस वीडियो के पूर्व हमने भाग 1 में इंडो ग्रीक वंश, भाग 2 में शक वंश, भाग 3 में पार्थियन वंश के संबंध में पढ़ चुके हैं। भाग 4 में कुषाण वंश प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपरोक्त चारों वंशों में कुषाण वंश सबसे शक्तिशाली वंश माना गया है तथा इसका साम्राज्य भी काफ़ी विस्तृत था, जो अनेक देशों तक फैला था। आइए हम इस विशाल कुषाण वंश के संबंध में देखें कि ये क्या है। कुषाण साम्राज्य का मानचित्र, जो विशाल कुषाण साम्राज्य था उसका जो मानचित्र है, इसमें जो ग्रीन भाग देखने को मिल रहा है हमको, यहाँ पर जो ग्रीन भाग देखने को मिल रहा है, ये पूरा कुषाण साम्राज्य था। अर्थात अगर हम देखें तो चीन से लेकर भारत तक, बीच में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान आदि जो प्रमुख जो देश थे वो भी सब कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत थे। तो ये विशाल साम्राज्य था जो कुषाण का, उसका ये नक्शे में आपको चित्रांकन है। अब देखिए हम कि कुषाण वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे। तो कुषाण वंश के जो प्रमुख शासक थे उसमें इसमें कुछ ऐसे शासक थे जिनके संबंध में जानकारी हमको उपलब्ध ही नहीं है और ना ही उनका नाम पता है, तो उनका नाम छोड़ दिया गया है। बाकी जो प्रमुख थे उनके नाम यहाँ पर हैं, लेकिन इन प्रमुख में विषय भी कई ऐसे शासक रहे जिनके संबंध में विस्तृत जानकारी हमको देखने को नहीं मिलती। तो प्रमुख जो शासक थे उनके अवधि कब से थी, ये माना गया कि सबसे पहले है कुजुल कड़फाइसिस करके, ये जो है ये 30 ईस्वी से 80 ईस्वी तक के इनका माना गया है। उसके बाद बिम तक्षम, जिनको बिम ताक्तु भी कहा जाता है, 80 ईस्वी से लेकर 95 ईस्वी तक के। फिर बिम कड़फाइसिस, ये है 95 ईस्वी से 127 ईस्वी तक के। फिर उसके बाद कनिष्क प्रथम जो है 127 ईस्वी से 140 या 150 ईस्वी तक के इनकी मानी गई है, और ये ही इस कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इसके बाद वाशिष्ठ प्रथम, उसके बाद हुबेक्स, वासुदेव प्रथम, कनिष्क द्वितीय, वाशिष्ठ द्वितीय, कनिष्क तृतीय, वासुदेव द्वितीय, ये अनेक शासन हुए। इस सूची में और भी अन्य शासक हुए हैं, किंतु उनके संबंध में इतिहास में जानकारी प्राप्त न होने के कारण उनका यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए आगे देखिए। फिर हम कुषाण वंश के जो प्रमुख शासक थे उसमें बिम, कड़फिसिस व कनिष्क, उनके कालीन जो सिक्के थे उनका चित्रांकन यहाँ पर किया गया है। तो उनके द्वारा जो सिक्के संचालित किए थे वो थे। और ये भी माना जाता है कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के इसी काल में प्रचलित थे। अर्थात सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के का प्रचलन इसी कुषाण वंश में हुआ था, और वही सिक्कों का यहाँ पर जानकारी यहाँ पर है। आगे अब हम देखेंगे कुषाण वंश। पार्थियन के पश्चात कुषाणों ने भारत पर आक्रमण कर साम्राज्य स्थापित किया। माना जाता है कि कुषाण चीनी तुर्किस्तान के रहने वाले थे। इन्हें यूची या तोचेरियन जाति के भी कहा जाता है। एक चीन में एक जाति थी, हिग्न जाति, जो एक बर्बर जाति थी। उन्होंने इन पर आक्रमण कर इन्हें वहाँ से भगा दिया। अब ये भागकर यूची कबीले के लोग 5 भागों में विभाजित हो गए, मतलब अलग अलग जगह भाग गए। इनमें से 5 भागों में विभाजित हो गया, और इन्हीं में से जो एक कबीला था जिसके मुखिया कुजुल कड़फिसिस थे, वो कुषाण कहलाए, और उन्होंने फिर अपना साम्राज्य स्थापित किया। अब कुजुल कड़फिसिस के संबंध में देखें। कुजुल कड़फिसिस का वास्तविक नाम गुजुर कपीसिया था। कुजुल कड़फिसिस कुषाण वंश के संस्थापक माने गए। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, तो ये कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसिस ही थे। इनका शासनकाल 30 ईस्वी से लेकर 80 ईस्वी तक माना गया है। चीन के ऐतिहासिक ग्रंथ हो हंसू में के अनुसार कुजुल कड़फिसिस ने वाहिक प्रदेश के दक्षिण में स्थित कपिसा
और गांधार राज्यों को जीत लिया था। ये तो दो राज्य थे। इसमें जो कपिसा राज था वो बहुत प्रसिद्ध राज था। इनकी विजय के संबंध में जानकारी पानकू के ग्रंथ हाउ हान सू में एवं सिक्कों से मिलती है। इन्होंने जो विजय प्राप्त की कपिसा में और गंधार में, इसके संबंध में जानकारी एक जो ग्रंथ है पानकू के ग्रंथ में हाउ हान सू में मिलती है। कपिसा एक प्रतिष्ठित राज्य था और उस पर जीत से कुषाणों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई तथा कपिसा को ही उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। अपनी राजधानी किसको बताया? कपिसा को ही बनाया। कुषाण के रूप में इन्होंने यहीं से अपना प्रथम सिक्का जारी किया। तो ये था। आगे देखें कि कुषाण के बाद बिम तक्षम, जिनको बिम ताक्तु भी कहा जाएगा, अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। कुजुल कल्फिसिस के पश्चात उनके पुत्र बिम तक्षत, जिनको बिम ताक्तु कहा जाता है, उन्होंने शासन किया। बिम तक्षम की शासनकाल 80 से 95 ईस्वी तक का माना गया है। इनके संबंध में इतिहास में ज़्यादा जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती है। इसके पश्चात बिम कटफिसिस ने शासन किया। बिम तक्षम के पश्चात इन्होंने शासन किया। इनका शासनकाल 95 ईस्वी से लेकर 127 ईस्वी तक का माना गया है। ये 95 से 127 ईस्वी तक। बिम कटफिसिस बिम तक्षम के पुत्र तथा कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क के पिता थे। बिम कटफिसिस जो थे वो कनिष्क के पिता थे और कई बार परीक्षा में पूछा गया कि कनिष्क के पिता कौन थे, तो बिम कटफिसिस थे। इन्होंने तक्षशिला एवं पंजाब के क्षेत्र में विजय प्राप्त की तथा यूनानी सिक्कों पर अपना नाम उत्कीर्ण किया। मतलब यूनानी जो सिक्के थे उसमें अपना नाम उन्होंने लिखाया और इन सिक्कों पर शिव, नंदी, कार्तिकेय, गणेश आदि जो उनके चित्र इसमें अंकित थे। इस कारण इतिहासकार इन्हें शैव धर्मी मानते हैं। शैव धर्मी अर्थात शिव को मानने वाले मानते हैं। उनके द्वारा जारी किए गए सिक्के बनारस से पंजाब तक पाए गए। इससे यह प्रतीत होता है कि इनका साम्राज्य बनारस से पंजाब तक का था। तो ये थे बिम कटफिसिस के संबंध में। अब इसके बाद आते हैं कनिष्क का शासनकाल। कनिष्क जो कुषाणों शासन का सबसे प्रसिद्ध शासक था, उनके संबंध में देखें। कनिष्क का शासनकाल 127 ईस्वी से 151 ईस्वी तक का माना गया है, किंतु कुछ इतिहासकार इनके शासनकाल को 78 ईस्वी से 178 ईस्वी से मानते हैं। 191 नहीं है, ये 78 ईस्वी से मानते हैं और माना जाता है कि 78 ईस्वी में ही इन्होंने शासन ग्रहण किया एवं उसी वर्ष शक संवत आरंभ किया। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया कि शक संवत किसने आरंभ किया था, तो कनिष्क ने ही आरंभ किया था, जिसे भारतीय कैलेंडर में स्वीकार किया गया। भारतीय कैलेंडर में इसको अपनाया गया। कनिष्क का साम्राज्य चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत आदि देशों तक फैला हुआ था। उन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर, उनकी राजधानी, परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि कनिष्क की पहली राजधानी कौन सी थी? पुरुषपुर थी, जो आधुनिक पेशावर कहलाती है, पाकिस्तान में है। ये पेशावर वर्तमान में नाम इनका है, कहलाती है। और दूसरी राजधानी यहाँ पर नहीं है। दूसरी राजधानी इन्होंने मथुरा को बनाया, जिनको सांस्कृतिक राजधानी कहा गया है। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न है कि द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है, तो कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो साम्राज्य भी था वो सम्राट अशोक के साम्राज्य जैसा ही विशाल था और दोनों का साम्राज्य विशाल था और दोनों ने बौद्ध धर्म को संरक्षित किया। दोनों ने क्या किया था? बौद्ध धर्म को संरक्षित किया। इसमें सम्राट अशोक ने हीनयान शाखा को करा और कनिष्क ने महायान शाखा को किया। कनिष्क के शासनकाल में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में किया गया। कश्मीर के कुंडलवन में इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष किसने किए थे, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ये दोनों कनिष्ककालीन विद्वान माने जाते हैं। इस बौद्ध संगीति में बौद्ध की दो शाखाएं बनी। यहीं से बौद्ध संगीति में बौद्ध की दो शाखाएं बनी।
एक हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान में बौद्ध नियम सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का कड़ाई से पालन होता था। अर्थात जो नियम भगवान बुद्ध ने बनाए थे उन्हीं नियमों को का कड़ाई से पालन इस हीनयान शाखा में किया जाता था। किंतु महायान शाखा में नियमों का परिपालन में ढील रहती थी। यहाँ पर ये था कि नियमों के परिपालन में थोड़ी सी ढील दी गई थी कि अगर कुछ इसमें कमी भी रह जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं थी। तो महायान का संरक्षण किया था किसने? कनिष्क ने किया था। हीनयान शील समाधि प्रधान थी, किंतु महायान करुणा और प्रज्ञा प्रधान थी, अर्थात बुद्धि को इसमें प्रमुख माना जाता था। हीनयान मूल बौद्ध धर्म संरक्षक है, अर्थात हीनयान में मूल बौद्ध धर्म मतलब बौद्ध जी का जो धर्म था उसी का संरक्षण हीनयान की शाखा वाले करते हैं, जबकि महायान में धर्म के सुधरे हुए रूप को मानते हैं। धर्म का जो सुधरा हुआ रूप है उसको माना जाता है। कनिष्क के शासनकाल में पहली बार बुद्ध की मूर्ति बनाई गई। कनिष्क के शासनकाल में क्या हुआ था कि पहली बार भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी। यहाँ पर यह भी बता दें कि जो हीनयान में उसमें मूर्ति पूजा की मनाही थी, लेकिन महायान ने मूर्ति पूजा की छूट दे दी गई थी। इस कारण कनिष्क ने पहली बार भगवान बुद्ध की मूर्ति बनवाई और भगवान बुद्ध की मूर्ति बनवाकर उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसलिए ये कि पहली बार इन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्ति बनवाई थी, इसके पहले मूर्तियाँ नहीं थी। कनिष्क के शासनकाल में 5 प्रमुख विद्वान माने जाते हैं। नंबर 1 पार्श्व, ये भी कनिष्ककालीन काफ़ी विद्वान थे। उसके बाद है वसुमित्र, जो वसुमित्र हैं, वसुमित्र चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करने वाले थे और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक बुद्ध चरित्र और सूत्रालंकार थी तथा महाविवाह शास्त्र थी जो बौद्ध जातकों के संबंध में थी। तो इनकी ये वसुमित्र थे। इसके बाद अश्वघोष, इन्होंने ये भी बौद्ध विद्वान थे और कनिष्क के दरबारी कवि थे। और कनिष्क के क्या थे? दरबारी कवि। और ये माना जाता है कि कनिष्क को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले अश्वघोष ही थे। इसके बाद संग्रत भी थे और सुश्रुत जिनको हम चरक भी कहते हैं, ये प्रमुख चिकित्सक थे और इनकी प्रमुख पुस्तक है चरक संहिता। चरक संहिता इनको क्या कहा जाता है? चरक भी कहा जाता है और चरक संहिता इनकी प्रमुख पुस्तक थी। इसके पश्चात थे नागार्जुन यह एक दार्शनिक एवं वैज्ञानिक थे। इन्हें भारतीय आइंस्टाइन भी कहा जाता है। माध्यमिका सूत्र इनकी प्रमुख रचना थी। इसमें सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था तथा शून्यवाद की व्याख्या भी इन्होंने की थी। इस तरह से नागार्जुन एक प्रमुख दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों ही थी। इस तरह से ये इनके काल में प्रमुख ये थे। और आगे हम देखें कि इनके शासनकाल में बुद्ध चरित्र, प्रज्ञा परिमित्रा सूत्र, स्वलेखा, चरक संहिता, सौंदरानंद सारीपुत्र प्रकारण, वज्रसूची व अनेक टीकाओं की रचना संस्कृत भाषा में की गई। इनके समय तक्षशिला शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कनिष्क के समय भगवान कार्तिकेय की पूजा इसके पहले नहीं होती थी, लेकिन कनिष्क के समय में भगवान कार्तिकेय की पूजा भी की गई। कनिष्क के शासनकाल में 2 नवीन शैली का जन्म हुआ, जिसे हम गांधार शैली और मथुरा कला शैली कहते हैं। गांधार शैली में देसी और विदेशी दोनों कलाओं का मिश्रण हमको देखने को मिलता है और उसी में बौद्ध की मूर्ति यहाँ पर बनाई गई थी। मथुरा कला शैली जो थी ये विशुद्ध भारतीय शैली के नाम से मानी गई है। ये यमुना नदी के किनारे इसका विकास हुआ। ये भारतीय बाह्य संस्कृति से ज़्यादा प्रभावित नहीं थी, अर्थात इसमें भारतीय कला का ज़्यादा भाव था। विदेशी कला का कुछ रंच मात्र भी इनका उपयोग इसमें देखने को मिलता है। और इसमें जो भगवान बुद्ध की जो मूर्ति थी वो प्रसन्न चित्र मुद्रा में इस कला शैली में बनाई गई। माना जाता है कि कनिष्क की मृत्यु के पश्चात कुषाण वंश क्रमशः कमज़ोर होने लगा और कनिष्क के बाद वासस्क प्रथम राजगद्दी पर बैठे।
कनिष्क की मृत्यु के पश्चात वासिष्ठ प्रथम गद्दी पे बैठे और उसके बाद फिर हुबेक्स, वासुदेव प्रथम, कनिष्क द्वितीय, वासिष्ठ द्वितीय, कनिष्क तृतीय एवं वासुदेव द्वितीय ने शासन किया। किंतु ये सभी इतने योग्य नहीं थे कि प्रशासन को ठीक से संभाल सकें, अर्थात स्नेह स्नेह धीरे धीरे ये कुणाल लिखा गया यहाँ कुषाण वंश है वो कमज़ोर होने लगा। इतिहास में भी इन शासकों के संबंध में ज़्यादा जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती है, और जहाँ पर जो इनके जो विशाल साम्राज्य में जिसके नियंत्रण में जो भाग था वो वहीं का अपना स्वतंत्र अपना शासक घोषित हो गया, और वासुदेव द्वितीय कुषाण वंश के फिर अंतिम शासक माने जाते हैं। कई बार प्रश्न में ये पूछा जाता है कि कुषाण वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो वासुदेव द्वितीय कुषाण वंश के अंतिम शासक थे। इसके पश्चात कुषाण वंश क्षीण हो गया एवं उसका अंत हो गया है। आशा है कि आपको ये कुषाण वंश जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इसके आने वाले जो वीडियो हैं, इसके आगे के जो वंश है और उनके जो वीडियो हैं वो आपको सहजता से प्राप्त हो सकें और इसका आप लोग लाभ उठा सकें। धन्यवाद।